हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने काइंड की होती हैं। वो तीन काइंड की होती हैं: प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड आपका ये सारा चैप्टर है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो एक रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज कर देती हैं। जैसे कि जो प्लांट होता है उससे पल्प निकाला जाता है, उस पल्प से पेपर बनाया जाता है, फिर उस पेपर को प्रोसेस करके नोटबुक बनाई जाती है। तो वो प्लांट से लेकर एक नोटबुक का जो सफ़र होता है वो सारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंडर ही आता है। तो इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री एक एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम तीन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं हमेशा, कि या तो हमें उसमें किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम उसमें किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कोल माइनिंग में हम कोल को सिर्फ कोल की माइन में से कोल निकालते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते, वो फिर प्रोडक्शन में आगे जाता है तो प्रोसेसिंग होती है। और थर्ड है सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम टूरिज्म, बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। तो इंडस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन होती है ब्रॉडली हम थ्री बेसिस पर करते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। साइज के हिसाब से स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर हम इंडस्ट्री को डिवाइड करें तो वो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स को या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में हम मिल्क को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग, लेदर वर्क, ये सब में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, या प्लांट या एनिमल के बेस्ड रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स। मिनरल बेस्ड वो होते हैं जिनमें हम मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। मरीन बेस्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हम जिसमें हम सी और ओशन से मिलने वाली चीज़ों के बेसिस पर रॉ मटेरियल अपना यूज करते हैं। जैसे सी फूड या फिर हमारा फिश ऑयल जो होता है वो मरीन बेस्ड प्रोडक्ट के मरीन बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर आता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है। जैसे कि हम वुड से फर्नीचर बनाते हैं या मेडिसिन वगैरह हमारी जिन भी प्लांट से बनती है, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट से बनती हैं, उनको हम फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। साइज के हिसाब से वी हैव स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें लेस कैपिटल, लेस लेबर, लेस टेक्नोलॉजी और लेस वॉल्यूम ऑफ सेल्स होता है। तो इनको हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। जैसे बास्केट वीविंग, पॉटरी, सिल्क वीविंग, ये सारी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एग्जाम्पल है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है विच नीड मोर कैपिटल, मोर लेबर, मोर टेक्नोलॉजी एज वेल एज दे हैव मोर वॉल्यूम ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल इज ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी। ये लार्ज स्केल में इनमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। ऑनरशिप के बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर आर प्राइवेटली ओन्ड। जैसे मान लो एक आपके घर के पास कोई छोटी सी किराने की दुकान है, तो वो उसका जो एक ऑनर है वो एक प्राइवेट पर्सन ही है ना, मतलब वो गवर्नमेंट का तो उसमें कोई रोल नहीं है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज प्राइवेटली ऑन्ड। ठीक है, तो ज्यादातर आपके जो भी फैमिलीज में भी आपने देखा होगा कि यू हैव योर ओन फैक्ट्रीज और बिजनेसेस, तो वो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें जो विच इज ऑन्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे एस सेल आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन वी हैव जॉइंट सेक्टर। जो जॉइंट सेक्टर होता है ना, अब वो उन इन दोनों का जॉइंट ओनरशिप है, यानी कि इट हैव सम टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट मे बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस सम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे मिलकर वो जो सेक्टर है उसमें काम करते हैं। इसकी एग्जांपल है मारुति उद्योग, ये बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है, दिस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। तो कैसे काम करता है ये? इसमें ऐसे होता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे मिलकर अपना माल बेचते हैं। या जो भी सप्लायर होते हैं वो इकट्ठे मिलकर अपना माल बेच रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर में एग्जाम्पल आ जाती है। तो आपने सबसे बेस्ट इसकी एग्जाम्पल जो हमारे पास रहेगी, दैट इज अमूल, अनंत मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका आपने नाम सुना भी होगा। अमूल का दूध, दही, मक्खन बहुत कुछ आता है। एज सेम इसी सिनेरियो में सुधा डेयरी एंड वेर का, ये इसी की एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर की। अब किसी भी इंडस्ट्री को कौन कौन सी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री? रॉ मटेरियल अफेक्ट करता है कि इंडस्ट्री कहाँ होगी, लेबर
मिल रही है कि नहीं मिल रही है उस एरिया में, कैपिटल ईज़िली लोन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी, पानी, ट्रांसपोर्ट, मार्केट और ज़मीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारे अफ़ेक्ट करते हैं किसी भी लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? देखो इंडस्ट्रियल सिस्टम का छोटा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम पोजेसेस 3 डायमेंशंस। एक इसमें हम इनपुट डालेंगे जिस पे कुछ प्रोसेस करेंगे और एक आउटपुट मिल जाएगा। तो हम इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं, जिसमें इनपुट क्या होता है। सबसे पहले कॉटन होगी, लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट, ये 4 इनपुट होंगे। जो कॉटन होगी उस पे लेबर प्रोसेस करेगी एक फैक्ट्री में। क्या प्रोसेस करेगी? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग। इसमें आप स्टिचिंग भी ले सकते हो, मतलब देयर आर मैनी ऑफ प्रोसेसेस आर डन ऑन द कॉटन टू मेक अ शर्ट, देन शर्ट विल बी योर आउटपुट। तो आपको ये मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम, एक इंडस्ट्री के बेसिस पर मैंने बताया कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कैसे होते हैं। अब इंडस्ट्रियल रीजन की बात आती है, तो वर्ल्ड में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। इंडिया में हमारा जो आ जाता है इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ है, मुंबई पुणे क्लस्टर है, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, हुगली रीजन और अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। मेजरली आपको रीजन्स बता दिए मैंने। अब इसके बाद टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर का। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर में केस स्टडी आती है आपके पास, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या था, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को रात के 12:30 बजे यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, जो एक पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री थी, उस पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री में जो भी उनके कंटेनर्स होते हैं ना, उनमें गैसेस थी। जो गैसेस थी ना वो अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा भर दी गई थी, जिसके कारण जो उनका जो भी कंटेनर होते हैं ना वो फट गए। उसके कारण उसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस और हाइड्रोजन साइनाइड और बाकी भी जो अदर रिएक्टेंट थे ना वो सारे लीक आउट हो गए। अब लीक आउट होने के कारण क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट। तो उनके पास मेजर्स नहीं थे प्रॉपर कि हमें पता चल जाए कि हमने कैपेसिटी से ज़्यादा भर दी है। तो मतलब जो भी हुआ था उसके कारण एक डिजास्टर इसको माना जाता है। तो ड्यू टू दिस लीकेज ऑफ गैस 3598 थी, और कई लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ गई, कईयों को ब्लाइंडनेस हो गई, मतलब कईयों को इम्यूनिटी इश्यूज हो गए इसके बाद। मतलब इतना बड़ा डिजास्टर था ये। ऐसा ही एक डिजास्टर 23 दिसंबर 2005 को चोंगिंग चाइना में हुआ था, जिसमें 243 पीपल डाइड, 9000 इंजर हुए थे। तो वहां पे भी गैस वेल का ब्लो आउट हो गया था। तो कुछ लोग जो भाग भी नहीं पाए थे, उनके मतलब उनकी स्किन, लंग्स में वगैरह में उनको बर्न्स हो गए थे। मतलब इतने, मतलब द इंडस्ट्री कैन बी disastrous to such level that they can cause life। तो इनको सब जो देखते हुए तो गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी, मतलब उनको कहीं, मतलब काफ़ी कुछ उनको फैसिलिटीज़ भी दी थी सरकार ने कि थोड़ा सा उनको हेल्प कर दी जाए। कुछ काफ़ी उन्होंने मनी के थ्रू और उनके ट्रीटमेंट के थ्रू उनकी हेल्प की थी। तो बट क्वेश्चन इज दैट ये डिज़ास्टर हुआ क्यों, और हम ऐसा क्या करें कि आगे ऐसे डिज़ास्टर ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले है इंडस्ट्रियल एरियाज़ को हाईली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया से अलग रखें, और लोगों को अवेयर करवाएं कि अगर आप इस इंडस्ट्रियल एरिया में रह भी रहे हो जहाँ पे ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये टॉक्सिन यूज़ होते हैं, उन्हें उन टॉक्सिन से हज़ार्ड्स जो हो सकते हैं उसके बारे में पूरी अवेयरनेस करवाई जाए। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि जिससे आग लग सकती है, तो उस फैक्ट्री में फायर वार्निंग सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम ये दोनों होने चाहिए। और जो भी इंडस्ट्रीज हैं उस एरिया में, जहाँ भी पॉपुलेशन है, तो वहां पर जो इंडस्ट्री, चाहे वो वाटर पोल्यूशन कर रही है या फिर वो कर रही है एयर पोल्यूशन, तो उसको पोल्यूशन उसको करने से पहले कुछ उसको ऐसे ट्रीट करना है कि जो पोल्यूशन भी वो कर रही है वो आगे एनवायरनमेंट के लिए किसी भी तरीके से हजार्डस ना हो। और जो स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी कंटेनर्स की इंडस्ट्रीज में वो चेक करनी चाहिए। अब वर्ल्ड में जो मेजर इंडस्ट्रीज हमारे पास आती हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये मतलब ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज हैं। अब जो न्यू इंडस्ट्री
एमर्ज हो रही है, जिनको हम इमर्जिंग इंडस्ट्री या सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। इनको इमर्जिंग इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है आईटी सेक्टर को? क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है, मतलब क्योंकि ये अभी ये कंप्यूटर, इंटरनेट, ये एआई सभी अभी नए थोड़े नए कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको अभी ये डेवलप हो रहे हैं, तभी इनको हम इमर्जिंग इंडस्ट्री बोलते हैं या सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। आईटी के अलावा इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज की। उसके बाद हम इनकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि मतलब कहाँ-कहाँ पे ये जो एरियाज़ में किस एरिया में ज़्यादा मिलती हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री मिलती है ज़्यादातर जर्मनी में, जापान में, यूएसए में और रशिया में एंड चाइना में। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमें मिलती हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमें मिलती हैं, वो मिलती हैं इंडिया में, जापान में, साउथ कोरिया में एंड ताइवान में। सेम आईटी जो सेक्टर है वो हमें ज़्यादातर कहाँ मिलता है? जो आईटी सेक्टर होता है वो हमें मिलता है सिलिकॉन वैली, दैट इज़ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन इन इंडिया। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो गूगल के बड़े-बड़े ऑफिसेज़ हैं वो सेंट्रल कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में हैं। उसके बाद आ जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेटेड बताया गया है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं और आउटपुट इसमें भी होते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं? इनपुट क्या होता है? इसमें कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन को इनपुट की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें प्रोसेसेस होते हैं स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग के, और आउटपुट होता है हमारे पास 1 टन ऑफ स्टील। स्मेल्टिंग क्या होती है? इसमें जो होती है ना, मेटल अपनी ओर से एक्सट्रैक्ट करी जाती हैं। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय हीटिंग बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट। उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट से जब ज़्यादा ऊपर हीट करके पिघलाया जाएगा, तो वो पिघल के बाहर आ जाएँगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएँगी, उनको स्मेल्टिंग बोलते हैं हम। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन क्यों बोला जाता है? कि एक सुई से लेकर जहाज़ तक जो होता है, वो आयरन और स्टील के ही बने होते हैं। जो ऑयल ड्रिल होता है, वो स्टील की मशीनरी से होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी स्टील और आयरन की मशीनरी से होता है। मिनरल्स भी माइंड स्टील इक्विपमेंट से ही होते हैं। ट्रेन, ऑटो, ट्रक, शिप सब में ही आयरन और स्टील यूज़ होता है। अब इसमें एक और आपका टॉपिक आ जाता है कि भई कौन-सी लोकेशन बेस्ट थी अलग-अलग टाइम ज़ोन में। तो 1800 से पहले वो लोकेशन ली जाती थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जहाँ पर रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो, बिजली, पावर हो, और रनिंग वाटर अवेलेबल हो। 1800 टू 1950 में कोल फील्ड के पास, कनाल्स के पास और रेलवेज़ के पास की लोकेशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। लेकिन 1950 के बाद कुछ बड़े एरियाज़, मतलब लार्ज एरिया हो फ्लैट लैंड का, सी के पास। सी के पास क्यों? क्योंकि सी से सारे रॉ मटेरियल्स ईज़िली आपके पास पहुँच जाएँगे और सी से ही आप अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन फॉर मार्केटिंग कर सकते हो। अब स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इंडिया में कहाँ-कहाँ हैं? इंडिया में स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर भिलाई, बर्नपुर, बोकारो, जमशेदपुर और दुर्गापुर में है, एक राउरकेला भी है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट बताए हैं ना, ये 4 स्टेट्स के अंदर ही आते हैं, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अब आपको केस स्टडी आ जाती है जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर जो था, वो सिंगल मतलब फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, और 1947 यानी इंडिपेंडेंस से पहले भी ये हमारे पास यही एक प्लांट था आयरन और स्टील का। इसको जो फाउंडेशन इसकी रखी थी ना, वो जमशेदजी टाटा जी ने रखी थी, और लेकिन यहाँ पर जो इस्टेब्लिश किया गया था 1907 में, वो दोराबजी टाटा जी द्वारा किया गया था। अब क्योंकि जो जमशेदजी टाटा जी थे ना, उन्होंने स्टार्ट मतलब आइडिया वाज़ जमशेदजी टाटा जी का, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जैसे फैक्ट्री बनानी या आइडिया जो भी था। 1904 में वो चले गए थे, ही एक्सपायर्ड। देन दोराबजी टाटा जी ने इसको प्रॉपर एस्टेब्लिश करके वर्किंग कंडीशन में लाए थे। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये तब प्राइवेटली ओन्ड थी। 1907 में कौन से एरिया में स्टार्ट हुई थी? साकची में स्टार्ट हुई थी। साकची का नाम, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री से हुई थी, तो उसके फाउंडर के नाम पर यानी जमशेदजी टाटा जी के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर रख दिया गया। और ये कहाँ पे थी लोकेशन? सुवर्णरेखा और खड़काई रिवर के संगम पर, उसके कॉन्फ्लुएंस पर। अब इसके पास लोकेशनल एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली एडवांटेज है ये कालीमाती स्टेशन से, एक स्टेशन मिल गया ना पास में जहाँ से रॉ मटेरियल लाया जाया जा सकता है। तो 32 किलोमीटर कालीमाती स्टेशन से दूर है। झारिया कोल फील्ड से भी इसको कोल मिल जाता है सारा। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज जो होता है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आ जाता है, जो उसकी नेबरिंग स्टेट है। और मार्केटिंग के लिए इसके पास में बहुत अच्छा एक एरिया है, दैट इज कोलकाता। वाटर इसको मिल जाता है सुबर्णरेखा और खड़काई से।
ठीक है जी। अब क्या था, पहले तो ये चलती रही जैसे भी उन्होंने चलाई, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको और कैपिटल दी थी डेटा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टिस्को को। उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ, अच्छा इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकती हैं, तो गवर्नमेंट ने खुद भी काफ़ी स्टील इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी इंडिया में। जो जमशेदपुर के टिस्को है उसमें ज़्यादातर प्रोड्यूस क्या होता है, केमिकल्स, लोकोमोटिव्स, agriculture equipment, machinery, cables and wires. And we are moving to the last topic of the chapter, that is about Pittsburgh. तो एक इंडिया में जो लोकेशन आपको बताई गई है वो जमशेदपुर के बारे में बताया गया है, उसकी सारी लोकेशन और लोकेशनल एडवांटेजेस बताई गई हैं। इसी तरीके से हमारे पास पिट्सबर्ग है, ये यूएसए में एक एरिया है जिसकी हमें लोकेशनल एडवांटेजेस क्या बनती हैं, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि लोकेशनल एडवांटेजेस बताएं, तो आप कैसे बताओगे कि सबसे पहले तो इसको जो आयरन मिलता है ना वो मिनेसोटा की आयरन माइन से मिलता है, जो कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है। अब आप कहोगे 1500 किलोमीटर का तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो अपनी क्या यूज़ करते हैं, वो लैंड रूट यूज़ नहीं करते हैं, वो ग्रेट लेक्स वाटरवे यूज़ करते हैं इसके लिए। जो ग्रेट लेक्स वाटरवे है ना, उसमें 5 लेक्स आती हैं, दैट इज़ सुपीरियर जो सबसे बड़ी लेक है, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरे। तो ये 5 लेक्स आती हैं जिनके थ्रू ये अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल एंड जो भी इन्होंने मार्केटिंग करनी होती है, यहीं से सारा सामान वो भेजते हैं। इसके आसपास जो रिवर्स हैं, ओहायो, मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर जो होते हैं, वो इसको पानी सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने बोला है ना कि पानी भी चाहिए होता है, स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। तो जो फिनिश गुड है वो ट्रांसपोर्ट लैंड रूट से भी कर देते हैं, सी रूट से भी कर देते हैं। और ये क्या क्या बनाते हैं, ये रेल रोड इक्विपमेंट बनाते हैं, रेल्स और हैवी मशीनरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद आप बुक में से भी ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको बुक में से ज़्यादा ईजिली समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।